हेलो स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन स्कीम्स और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर जो कंपोजिशन स्कीम है आपकी वो किस टाइप से है। कंपोजिशन स्कीम को हम बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कंपोजिशन स्कीम का जो पोर्शन है वो क्या बोलता है कि बिफोर और आफ्टर दो सिचुएशन में ये बटा हुआ है। मैंने बोला था ना आपको कि जो स्टेटस आपकी बुक में शो हो रखा है लिमिट का वो चेंज हो चुका है। तो देखो, बिफोर एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि जब ये चेंजेस अमेंडमेंट हुए उससे पहले जो है आपका टर्नओवर कितना था, 20 और 10 लाख का। ठीक है। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यहाँ पर अगर जो स्पेशल कैटेगरी में नहीं आती और स्टेट जो स्पेशल कैटेगरी में आती हैं तो उनके लिए एप्लीकेबल होना था अप टू 31 मार्च 2019 और अप टू 31 मार्च 2019। 2019 में ये चेंजेस हुए थे फ्रेंड्स। फिर आपका बट आफ्टर दैट न्यू लिमिट विल बी कम, कि इसके बाद न्यू लिमिट आई। अगर आपकी 40 लाख से, देखो पहले 10 और 20 की लिमिट थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगर गुड्स के एरिया में 40 लाख से ज़्यादा है और अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो ये आपको जो नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उन पर भी और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दोनों पर ये इम्प्लीमेंट होगी अप्रैल 2019 से ही। और दीज न्यू लिमिट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स पर ही है ये न्यू लिमिट्स, ओनली गुड्स पर ही ये न्यू लिमिट्स इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है। सर्विसेज का क्राइटेरिया सेम है पहले की तरह ही। ओके। अब यहाँ पर देखिए, देयर हैज़ बीन नो चेंज इन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द सर्विसेज, और उनके लिए सेम 10 और 20 ही है लिमिट्स। ठीक है। तो जो लिमिट्स है सर्विसेज के लिए 10 और 20 है, और गुड्स की जो लिमिट है वो 20 और 40 हो गई है 2019 में चेंज होके। और ट्विस्ट क्या आया है, ओनली सम स्टेट्स ऑप्टेड दीज न्यू लिमिट्स, इस जो न्यू लिमिट को कुछ ही स्टेट्स ने अडॉप्ट किया है। जो आपकी 32वीं 32nd जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग हुई थी 10 जनवरी 2019 को कंपोजिशन जो स्कीम्स के रिगार्डिंग्स या फिर अडॉप्शन के रिगार्डिंग। और ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई कि कब हुई थी 32nd जो आपकी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, तो वो हुई थी भाई 10 जनवरी 2019 को। क्लियर है यहाँ पर। तो ऑप्शन प्रोवाइड टू द स्टेट्स को ऑप्शन प्रोवाइड है टू ऑप्ट न्यू लिमिट, कि उनको न्यू लिमिट वो ऑप्ट कर सकते हैं, और टू कंटिन्यू द अर्लियर वंस। तो कुछ ही स्टेट्स ने ही इसको न्यू लिमिट्स को ऑप्ट किया था। तो जो नॉर्मल कैटेगरी की स्टेट्स हैं, जैसे मैंने लिख रखा है ना ऊपर, नॉर्मल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी, यहाँ पर देखिए नॉर्मल कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी। तो यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी की जो स्टेट्स हैं और स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स हैं उनके नाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद कब ये चेंजेस हुए, फिर गुड्स पे तो भाई कोई चेंज ही नहीं हुआ, सर्विसेज में जो लिमिट है वो चेंज हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो सर्विसेज है उसकी जो लिमिट है वो किस टाइप से कि उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। और बिफोर अमेंडमेंट जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स है वो कितनी थी भाई, 11 थी। ठीक है, आपकी बुक्स में देख लीजिए 11 है। आफ्टर अमेंडमेंट्स कितनी बच चुकी है स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स, ठीक है, ओनली 4। ठीक है, 4 ही है। और जो लिमिट है भाई इसमें 10 लाख और जो 20 और 40 की वो किस टाइप से होगी ये भी हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, जो नॉर्मल कैटेगरी की स्टेट्स हैं जिसने न्यू लिमिट्स को ऑप्ट किया है, 40 लाख की जो लिमिट है नॉर्मल कैटेगरी पे 40 लाख, और स्पेशल कैटेगरी पर पहले 10 होती थी, अब कितनी होगी भाई 20 लाख। और अब जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स 11 से कितनी बच गई हैं, 4। तो जो नॉर्मल कैटेगरी की है वो है छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो नॉर्मल कैटेगरी की स्टेट्स हु चूज द स्टेटस क्यो, यानी जिसने अलग से अपना वो चुना है वो सिर्फ केरला और तेलंगाना है। ठीक है। स्पेशल कैटेगरी में अब मेघालय, एपी आपका और पांडुचेरी, तेलंगाना, सिक्किम और उत्तराखंड है। इसको आप मैप्टस से भी याद रख सकते हो। ठीक है। जिसने 20 लाख की लिमिट को चुना है और जिसने 10 लाख की जो लिमिट है वो ऑप्ट की है भाई
वो आपकी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, यानी स्पेशल कैटेगरी की जो स्टेट्स हैं उसमें से टोटल 6 ने तो ऑप्ट किया है 20 लाख को और 4 ने 10 लाख की। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि देखो पहले 11 थी, इसका मतलब एक जो है यहाँ पर वो स्टेट्स है वो नॉर्मल कैटेगरी में शामिल होगी स्पेशल से, और वहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी में जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो 40 लाख की न्यू लिमिट अडोप्ट किया, और स्पेशल कैटेगरी की जो स्टेट्स हैं उसने 10 और 20 की जो लिमिट ली है, 20 की 6 स्टेट्स ने ली है और जो 10 लाख की लिमिट है वो 4 स्टेट ने अडोप्ट की है। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है नॉर्मल और स्पेशल में, देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक वे से भी डिवाइड किया गया है कि नॉर्मल कैटेगरी की स्टेट्स ये हैं और स्पेशल कैटेगरी की ये है, और जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कम होते हैं उनको स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स में डाल दिया गया है। ठीक है, कुछ इस टाइप से इसका बाइफर्केशन किया गया है। सो कंक्लूडेड वे में हम ये बोल सकते हैं कि 2 टाइप के सीन्स हैं हमारे पास में। इस पूरी व्यू को देखते हुए हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि बिफोर अमेंडमेंट जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट थे बच्चा वो कितने थे, 11 थे। आफ्टर अमेंडमेंट हमारे पास में कितने बच गए हैं, 10 बच गए हैं, जिसमें से 6 और 4 अलग अलग कर दिए हमने, जिसने 20 लाख की अडोप्ट की है। ठीक है, और ये पहले वाले जो थे ना वो 10 लाख के अडोप्ट करते थे और अदर्स 20 की। तो यहाँ पर देखो जिसने 20 लाख की अडोप्ट की है वो तो 6 है, ठीक है, मैप्टस, और जिसने 10 लाख की है वो कौन है भाई, MMTN, और जिसने 40 लाख की और 20 लाख की, 40 की तो गुड्स के केस में तो जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, अदर्स जितने भी हैं ऊपर मैंने दिखाया आपको नॉर्मल कैटेगरी में कौन कौन सी आती हैं, और 20 की गुड्स और सर्विसेज दोनों पर इम्प्लीमेंट होती है। अब 10-20 की लिमिट गुड्स और सर्विसेज दोनों पर होती है, लेकिन जो 40 की लिमिट है ना वो ओनली गुड्स के लिए, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अदर्स में ऊपर वाले सभी, यानी कि जो नॉर्मल कैटेगरी के स्टेट्स हमने डिस्कस किए थे ये सभी आएंगे। ओके, तो चलिए ये देखिए आप अदर अमेंडमेंट्स जो कंपोजिशन स्कीम में हुए, 75 लाख टू 1.5 SGST CGST 3% मिक्स होकर लगेगा, 6% हो गया। तो केरला कैन नाउ चार्ज क्लेमिटी सेस भी वो चार्ज करेगा, ठीक है, और ऑप्ट करेगा ऑन ऑल इंट्रा स्टेट्स अप टू 1% तक इंट्रा स्टेट सप्लाई पर गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, और विद नेचुरल क्लेमिटी फेस्ड बाय द स्टेट लास्ट ईयर। यानी कि जो भी, जैसे देखिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बीकॉम के यूजी के बच्चे के लिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जो केरला है वो क्लेमिटी सेस भी चार्ज करेगा, ठीक है, और ये जो SGST और CGST है ये टोटल 6% हुआ है, 3% दोनों में ही, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पिछली बार भी आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रोसीजर बताइए आप रजिस्ट्रेशन का। हमने पढ़ लिया कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो सेक्शन है वो कौन सा है भाई, सेक्शन 22 है रजिस्ट्रेशन का। किस पर्सन को कराना होता है, नॉर्मल को कराना होता है पर्सन्स को, जो माइग्रेट्स है उनको कराना होता है, जिसने मर्जर किया उनको कराना होता है, और जिस पर इम्प्लीमेंट होता है उसको तो कराना ही होता है। तो प्रोसीजर अब किस टाइप का होगा और कौन कौन से यहाँ पर फॉर्म्स आएंगे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको करते हैं अच्छे से। स्टेप फर्स्ट है भाई एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो भी आपको क्या करनी पड़ती है, एप्लीकेशन करनी पड़ती है ना, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी, है ना। तो एप्लीकेशन डालोगे, फिर वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन और अप्रूवल देगी काउंसिल, और इश्यू कर देगी आपका GST का सर्टिफिकेट। सिर्फ इतने से 3 ही इसके मेन स्टेप हैं, लेकिन इन तीनों स्टेप्स के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन के लिए REG शॉर्टकट है फॉर्म्स की जो हम यूज़ करेंगे। तो फॉर्म्स एंड मैनर ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इन पार्ट ए में जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन 01, जिसमें पेन, ठीक है भाई, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है वो सब कुछ ऐड होगी, स्टेट है या यूटी है, ठीक है, तभी तो वो स्टेट GST और यूटी GST लगेगा ना, ये सब कुछ होगा। फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी, पेन की वैलिड किया जाएगा कि ये भाई सही है या नहीं है, ठीक है, या कोई फ्रॉड है। OTP आएगा, ईमेल पे OTP आएगा, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। फिर उसके बाद क्या है, और OTP पता होगा आपको, 1 टाइम पासवर्ड, पेन वैलिड फ्रॉम कॉमन डाटाबेस बाय द CBDT
ठीक है। जो हमारा CBDT ऑफिसर्स हैं डायरेक्ट टैक्स के, वो आपके क्या करेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो आपके वैलिड करेंगे किसको, पैन को, टैक्स कॉन्स्टिट्यूट अंडर दी CBRA 1963। फिर उसके बाद आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ पैन को वेरीफाई करने के बाद, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के बाद जनरेट किया जाएगा TRN, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, ठीक है, और कम्युनिकेट किया जाएगा। ये दोनों ही नंबर, मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल पे भी, दोनों ही जगह पर कम्युनिकेट किया जाएगा जो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है, ठीक है। फिर है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन 01 पार्ट बी आ चुका है। यहाँ पर जब सब कुछ आपका मोबाइल नंबर ये सब कुछ वेरीफाई हो गया, आपको TRN इशू कर दिया गया, अब सबमिशन परफॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली। आप क्या करोगे, जो हमारा GSTN पोर्टल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क पोर्टल, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली अपना जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म कर सकते हो। देखिए आप खुद ही अपने जो है फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हो, इसमें आपको किसी की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं, मतलब एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी के थ्रू ही करवाओ। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो ही, ठीक है, नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते भाई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पेज है एक्नॉलेजमेंट का, इसमें क्या है कि इशू किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली टू दी एप्लीकेंट को फॉर्म नंबर GST RAG 02 में, क्योंकि पार्ट 2 है। और स्टेप 2 क्या है भाई, वेरीफाई का। अब वेरीफाई में है ना बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे रजिस्ट्रेशन के, वो आपको याद रखने हैं। अप्रूवल ऑफ द ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, अब जो अथॉरिटी है, फर्स्ट केस तो ये है कि वो अप्रूवल दे, सेकंड ये है कि अगर कोई कमी है तो वो आपको नोटिस भेजे, थर्ड ये है कि ना तो उन्होंने अप्रूवल दिया है ना ही कोई नोटिस भेजा, कोई भी एक्शन नहीं लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए एप्लीकेशन के सबमिशन के 3 दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और अगर डेफिशिएंसी कोई कमी है तो या तो आपने इन्फॉर्मेशन सही से नहीं दी, या आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही फर्निश नहीं किए, डॉक्यूमेंट में कोई झोल है, कोई मतलब गलत है, तो द नोटिस है वो गिवन दिया जाएगा एप्लीकेंट को फॉर्म नंबर REG 03 में। अब नोटिस किस में दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर 03 में, ठीक है। विद इन दी 3 वर्किंग डेज जो एप्लीकेंट्स है वो अपने डिफेंड में क्लैरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स दे देगा फॉर्म नंबर 4 में। देखो नोटिस दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर 03 में, और एप्लीकेंट अपने लिए क्लैरिफिकेशन देगा रजिस्ट्रेशन 04 में 7 दिन के अंदर नोटिस रिसीव होने के। नोटिस दिया जाएगा 3 दिन के अंदर, और जो क्लैरिफिकेशन है वो 7 दिन के अंदर। आफ्टर दैट अथॉरिटी फिर डिसाइड करेगी भाई उस क्लैरिफिकेशन को सही है, उसको देखेगी, वेरीफाई करेगी भाई सही दिया है या नहीं दिया। तो अगर गिव अप्रूवल तो 7 दिन के अंदर, और क्लैरिफिकेशन अप्रूवल है वो ग्रांटेड कर देगी भी, ठीक है अगले बंदे ने सही से क्लैरिफिकेशन दिए हैं और कहीं किसी पार्ट पर मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारी। उसके बाद अगर क्लैरिफिकेशन उनको गलत लगती है या उनको फिर भी कुछ गड़बड़ लगती है तो वो रिजेक्शन कर देंगे एप्लीकेशन को, नोटिस को, ठीक है। नो रिप्लाई बाय द एप्लीकेंट अथॉरिटीज़, और या फिर या तो देखो नोटिस भेजा और जो एप्लीकेंट है उसको पता था कि भाई तूने पहले कुछ गलती की है तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, तो इस केस में भी रिजेक्शन हो जाएगा। सेकंड उसने क्लैरिफिकेशन दी बट उसमें भी फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी तो वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तब भी जो रिजेक्शन है वो हो जाएगा। और रिजेक्शन होगा 05 में। देखो 1 में आपने अप्लाई किया, ठीक है, 2 आपका सेकंड जो पार्ट था उसके रिगार्डिंग था, 3rd में आपको नोटिस दिया गया, 4th में आपने उसका रिप्लाई किया, 5th में वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये याद होगी, कोई भी चीज़ है बेटा वो सारे आप ऑर्डर वाइज करोगे ना तो आपको अच्छे से याद होंगी, ठीक है। फिर है आपका नो एक्शन, यानी कि अगर अथॉरिटीज़ ने कोई एक्शन नहीं लिया तो विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ रिसीव ऑफ द क्लैरिफिकेशन। आपने क्लैरिफिकेशन दी, कोई जवाब, कोई रिप्लाई, कुछ भी नहीं आया, अभी अप्रूव किया या नहीं किया, आपने एप्लीकेशन दी, उसके 3 दिन के अंदर कुछ नहीं आया, तो भाई ये माना जाएगा कि जैसे साइलेंट है उसका आंसर हमेशा येस में होता है, तो रिजल्ट डीम टू बी रजिस्टर्ड, तो इसका मतलब माना जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हो। क्लियर, यानी कि
यहाँ पर टोटल हम ये कर सकते हैं 5 फॉर्म इसके। रजिस्ट्रेशन का मीनिंग, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स, अमेंडमेंट और जो सेक्शंस हमने किया पूरा, ये पोर्शन इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस, हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।